सत्यमेव जयते। हमारे समाज में, हमारे देश में, ये पूरे विश्व में आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं की योगदान हमारे समाज में उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरुषों की है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाना क्यों जरूरी है? महिला सशक्तिकरण है क्या? इतिहास में महिलाओं की क्या भूमिका रही है और वर्तमान में महिलाओं की क्या भूमिका रही है? महिलाओं के साथ कौन कौन सी समस्याएं मुख्यतः उन्हें सामना करना पड़ता है और महिलाओं में, इस समाज में महिलाओं के साथ कौन कौन सी कुरीतियाँ प्राचीन समय से चलती आ रही है। साथ ही सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, उनको प्रबल बनाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इस पर फोकस करेंगे। और हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि हमारे संविधान में महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है, क्या महिलाओं के लिए कुछ ऐसे निकाय की स्थापना की गई है। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आज हम लोग आज की क्लास में ढूंढेंगे। हम बात करेंगे पहला, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, जिसे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट भी कहते हैं। इसका कुछ मुख्य तथ्य है जिसे हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला मुख्य तथ्य कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, समाज में महिला को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को भारत में महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल कुछ न कुछ सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कदम उठाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे महिला सशक्तिकरण है क्या। परिभाषा में जब किसी भी समाज के द्वारा, किसी भी राष्ट्र के द्वारा या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को सबल बनाया जाता है, सबल बनाने का मतलब मजबूत बनाया जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक रूप से सबल बनाया जाता है। सबल का मतलब सुदृढ़ बनाया जाता है तथा उनकी भागीदारी बढ़ाई जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और वे अपनी व्यक्तिगत निर्णय तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय खुद ले सके, जब किसी महिलाओं में या किसी समाज के द्वारा ये सारे प्रावधान किया जाता है, ये सारे प्रक्रिया की जाती है, ये सभी के लिए आंदोलन किया जाता है,
तो हम कहेंगे इसका सीधा सीधा तात्पर्य महिला सशक्तिकरण से है। महिला सशक्तिकरण हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है और आखिर महिला सशक्तिकरण क्यों समाज के लिए इतना आवश्यक है, महिला सशक्तिकरण में क्या क्या बाधाएं हैं, हम सभी इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम प्राचीन काल से बात करते हैं और वर्तमान समय तक चलते हैं तो महिलाओं के विकास में बहुत सारे बाधाएं हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, क्योंकि समाज में कुछ बहुत सारे ऐसे परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, समाज का भय है, डर है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करती है, उनकी दायरा को, उनकी आज़ादी को कुंठित करती है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे समाज में परिवार इन सभी के कारण महिलाओं को आगे बढ़ना या आगे बढ़ने देने से रोकती है। उन्हें लड़कों की भांति या पुरुषों की भांति उतनी आज़ादी नहीं दी जाती है, क्योंकि उन्हें समाज का भय होता है, उन्हें अपने लोक लाज का भय होता है, उन्हें कुछ अंधविश्वास होती है, उसकी कुछ परंपराएं होती है जो महिलाओं के पैरों में बेड़ियां बांधने का काम करती है। और बहुत सारे समाज में बहुत ही गलत विचार या कह सकते हैं गलत धारणाएं मस्तिष्क में जब बढ़ जाती है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह भी महिलाओं के या महिलाओं को आगे बढ़ने देने के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर हम बात करते हैं पूरा विश्व में, तो जब जब महिलाओं को मौका मिला हुआ आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं ने अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े हैं और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। हम प्राचीन इतिहास से बात करते हैं और वर्तमान तक आते हैं। हम बात करते हैं लगभग 700 ईसा पूर्व की। एक महिला का नाम आता है जिनका नाम है गार्गी। ये एक विदुषी है जिन्होंने उस समय के बहुत ही ज्ञानवान प्रसिद्ध ज्ञानी यज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। यज्ञवल्क्य इनके साथ शास्त्रार्थ करके अपने आप को उस समय के समाज में स्थापित की थी और ये उस समय ये स्थापित करने की कोशिश की कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, अगर उन्हें मौका मिले तो पुरुषों के साथ वो आगे बढ़ सकती है। अगर हम लगभग बात करते हैं 8वीं शताब्दी के अंत में या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में एक शास्त्रार्थ का जिक्र आता है। नाम है भारती तथा आदि गुरु शंकराचार्य की। ये दोनों के बीच एक गहरी शास्त्रार्थ हुआ था। हुआ ये था कि जो भारती है वो मंडन मिश्र की पत्नी थी। मंडन मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य के बीच में बहुत ही भयानक, ये भयानक नहीं कह सकते हैं, बहुत ही शानदार शास्त्रार्थ हुआ और लगभग 42 दिन के शास्त्रार्थ के बाद मंडन मिश्र की पराजय हो गई और उस समय भारती ने भी आदि गुरु शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई और ये भी उस समय के समाज में अपने आप को एक सबल नारी के रूप में स्थापित कर ली। अगर हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने साहस का परिचय दिया और अंग्रेजों के साथ लोहा लिया।
जिन्हें पूरा इतिहास बहुत ही गौरव के साथ इनका नाम लेता है। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की, जिनकी नेतृत्व क्षमता से पूरे भारत परिचित है। हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान की राष्ट्रपति है। हम बात करते हैं पीटी उषा की। हम बात करते हैं बछेंद्री पाल की। हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। हम बात करते हैं कल्पना चावला की। हम बात करते हैं किरण मजूमदार की, जो बाइकॉन के चेयरमैन हैं। हम बात करते हैं वैसी सारी महिलाओं की जो समाज में महिलाओं के प्रति जो कुंठित विचारधारा थी, वे सभी के खिलाफ एक बुलंद उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत होती है। इन सभी के कारण हम कह सकते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। अगर महिलाओं को मौका मिले तो पुरुषों के साथ समाज के उन्नत में भागीदारी दे सकती है। लेकिन समाज में जो कुरीतियां फैली है, जो व्यापक अंधविश्वास फैला है, जो गलत धारणाएं फैली है, जो लोक लाज का भय है, यह हमारे समाज में महिलाओं को या लड़कियों को आगे आने नहीं देती है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर पुरुषों को खेल में बहुत सारा इंटरेस्ट है तो उन्हें आसानी से घर से बाहर खेलने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अगर कोई महिला या कोई लड़की को खेलने में इंटरेस्ट है तो उन्हें उस स्वतंत्रता के साथ बाहर नहीं भेजा जाता है जैसा कि पुरुषों या लड़कों को भेजा जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं परिवार या समाज के मन में कुछ ना कुछ भय होता है या कुछ ना कुछ धारणाएं होती हैं जो इन महिलाओं को या लड़कियों को आगे आने से रोकती है। ये एक सुंदर सा एक छोटा सा उदाहरण है जिसके माध्यम से समझ सकते हैं कि अभी भी हमारे समाज में लड़कियों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ या उनके प्रगति के खिलाफ कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे समाज में अभी भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज केवल और केवल पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब एक ऐसे समाज से है जहां पे समाज के सारे महत्वपूर्ण निर्णय या परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय पुरुषों के द्वारा ही लिया जाता है। ऐसे समाज को हम लोग पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि कभी कभी हमारे घर में जो निर्णय लिए जाते हैं वो पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं और वो मान्य होती है। तो ऐसे समाज को या ऐसे परिवार को हम लोग पुरुष प्रधान समाज या परिवार कहेंगे। लेकिन समय बदल रहा है और समय बदलने के साथ ये जो मानसिकता है वो भी बदल रही है। अगर हम बात करते हैं, हमारा समाज प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक रहा है, अर्थात ऐसा समाज रहा है जहाँ पे पुरुषों की प्रधानता रही है, पुरुषों का बोलबाला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं की समाज ऐसा नहीं रही है। हम कुछ उदाहरण के तौर पर देना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं सातवाहन शासक, सातवाहन शासक के समय जो इनके राजाओं का नाम हुआ करता था, इनके राजाओं के नाम उनके माताओं के नाम से जुड़ा होता था। जैसे के लिए गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, अर्थात उस समय माताओं को या महिलाओं को बहुत ही मान सम्मान दिया जाता था। अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में खासी जनजातियां, जनजातियां तथा अन्य जनजातियां अन्य जनजाति है जहां पे समाज मातृसत्तात्मक देखने को मिलता है। अगर हम सैंधव काल की बात करते हैं, उस समय भी समाज मातृसत्तात्मक होने का आभास मिलता है। यह इतिहासकारों के माने तो सैंधव काल की जो समाज है
वो मातृसत्तात्मक होने का प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इतिहास में हमारा समाज केवल पितृसत्तात्मक नहीं रही है, बल्कि कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसा समय है जहाँ पे वो मातृसत्तात्मक होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि अधिकांशतः अगर हम 100 रुपये का बात करते हैं तो 99 रुपया में समाज जो है वो आपका पितृसत्तात्मक रहा है और बाकी मातृसत्तात्मक रहा है। हम इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में कितनी कमजोर है कि भारत का जो लिंग अनुपात है वो 943 943 है, अर्थात 1000 पुरुषों में मात्र 943 महिलाएं हैं। ये बताती है कि अभी भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में पीछे हैं। अगर इन्हें मौका मिले, इन्हें आगे का मौका, अगर इन्हें समाज में आगे बढ़ने का मौका मिले तो ये स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ सकती है। इनके अंदर कोई कमजोरियां होती नहीं है, बल्कि समाज इनके पैरों में बेड़ियां बांध देती है, परिवार इनके पैरों में बेड़ियां बांध देती है। परिणाम स्वरूप उन्हें आजादी नहीं मिलने के कारण वे अपने आप को पुरुषों से पीछे हो जाते हैं। क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले इस बात को बताया गया कि इसका पीछे है लोक भय, समाज भय, अंधविश्वास या कुंठित मानसिकताएं, ये है। आखिर महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ा, महिलाओं को सबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे समाज में जनरली महिलाएं जितना उत्पीड़न सहती है उतना पुरुष नहीं सहते। समाज में या परिवार में हर कारण का दोषी महिलाओं को माना जाता है, जो कि सरासर गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अगर किसी समाज की प्रगति को देखना है तो उस समाज की महिलाओं को जाके देखिए। महिलाओं की स्थिति उस समाज की प्रगति को बताता है। अर्थात अगर किसी समाज या देश को प्रगति करना है तो ये जरूरी है कि महिलाओं को भी साथ लेके चले, महिलाओं की जो बेड़ियां है उसको तोड़े। और इसलिए जरूरी पड़ जाती है कि महिलाएं आगे आए। उन्हें आगे लाने के लिए सारे गलत विचारधाराओं को उनकी मानसिकता से हटाया जाए, तभी जाके हमारा समाज सही तरीके से उन्नति कर सकता है। अगर हम महिलाओं के योगदान की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता में महिलाओं का योगदान अभूतपूर्व रहा है। इन्होंने भी बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और स्वतंत्रता संग्राम में केवल हिस्सा नहीं लिया बल्कि संविधान के निर्माण में भी महिलाओं ने योगदान दिया। अगर हम बात करते हैं लक्ष्मीबाई पंडित, अगर हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू, तो इन ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ महिलाओं ने भारत के संविधान के निर्माण में भाग लिया सदस्य के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने पुरुषों के साथ समाज के लिए उसी तत्परता के साथ काम किया जैसे पुरुष करते हैं। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता के बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति में कोई खासा परिवर्तन नहीं आया। हम इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वर्तमान में जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उसमें से केवल और केवल 11% महिला सदस्य हैं। ये निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, भारत में जितने भी विधानसभा है उनके सदस्यों की बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति और भी कमजोर है। वहां पे महिलाओं की प्रतिशत 9% है, जो इस बात को इंगित करता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। अगर महिलाएं पीछे रहेगी समाज में तो समाज का तरक्की कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरा परिवार को संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं को होती है। अगर उन्हें स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जाए तो वे समाज को उन्नति की ओर कैसे ले जा सकते हैं? यही रीजन है कि हमारी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की प्रगति के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाए हैं और संविधान में महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान किए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है।
और हमारे संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। 1990 के एक अधिनियम के द्वारा भारत में एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। वो संवैधानिक निकाय महिला आयोग है, जिनका गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया। यह महिला सशक्तिकरण की ओर से बहुत ही प्रमुख कदम थी। उसके बाद 2001 में महिला सशक्तिकरण नीति लाया गया। अगर हम बात करते हैं 1961 में एक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का नाम है मातृत्व लाभ अधिनियम। इसके अनुसार गर्भवती महिलाओं को, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, 3 महीना का मैटरनिटी लीव दिया जाता है और साथ में उनको वेतन दिया जाता है। लगभग 2017 से ये 3 महीना की अवधि को बढ़ाकर 6 महीना की अवधि कर दिया गया, जो महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। अगर हम बात करते हैं 2005 में एक अधिनियम लाया गया, जिसको नाम कहते हैं, जिसका सिंपल कहेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसके द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का प्रयास किया गया। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके द्वारा महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास किया गया। इसमें कई ऐसे प्रावधान है जिससे महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह से फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ये लाया गया। इसके द्वारा समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने का प्रावधान किया गया, जिससे महिलाओं की गरिमा में, महिलाओं की प्रतिष्ठा में और महिलाएं अपने आप को पुरुषों के समान समझे या अपने आप को पुरुषों के समान स्थापित कर सके, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। ये कुछ ऐसे संविधान में या फिर ऐसे कुछ अधिनियम है जो महिलाओं को समाज में सुदृढ़ बनाती है। अगर हम बात करते हैं, सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आए जो महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वधार गृह योजना, उज्ज्वल योजना, निर्भय योजना, महिला उद्यम नीति योजना, ऐसी सरकार कई योजनाएं लेके आई है। वो राष्ट्रीय स्तर पर है और राज्य स्तर पर भी कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को सुदृढ़ीकरण करने के लिए ही लाया गया है। इस तरह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है और पुरुषों के समान ही सम्मान और गरिमा पाती है। अगर हम बात करते हैं, ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है।
अगर हम विश्व के प्रमुख पदों की बात करते हैं, राष्ट्राध्यक्षों की बात करते हैं, तो वहां पे भी महिलाओं की भूमिका बहुत कम है, महिलाओं की स्थिति बहुत ही कम है। जैसे कि भारत में बात करते हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री भारत में बनी है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मात्र 2 राष्ट्रपति भारत के हुए, और सरकारी जितने भी नौकरियां हैं या महत्वपूर्ण पद है उसमें से अधिकांशता पुरुष ही है। महिलाओं का काम या महिलाओं की स्थिति बहुत ही कम है। अक्सर समाज में माना जाता है कि महिलाएं घर के काम करने के लिए होती है, जो कि सरासर गलत है। हमारे समाज में कई ऐसे पद हैं जिस पर महिलाओं ने रहकर सुशोभित किया है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। हम कह सकते हैं कि संविधान में महिलाओं के लिए अनुच्छेद 14, 15, 16 और कुछ नीति निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हैं। इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी विकास, किसी समाज का या किसी देश का उन्नति करना है तो महिलाओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। महिलाओं को साथ ले हमारे समाज में कैसी प्रथाएं भी है जो बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर इसमें हम बात करते हैं, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, देवदासी आदि, ऐसे हम जोड़ सकते हैं पर्दा प्रथा। ऐसी कई कुरीतियां हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें आपका दहेज प्रथा जो अभी भी बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है, सती प्रथा ये लगभग समाप्त हो गया है, और 1829 राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में एक अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। बाल विवाह यह भी एक गंभीर विषय बना हुआ है। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट, द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में प्रत्येक 5 लड़कियों की शादी में एक लड़की नाबालिग होती है, अर्थात एक लड़की को बाल विवाह का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे समाज के लिए ये भी बहुत ही खतरनाक है। लगभग पर्दा प्रथा समाप्त कर दिया गया है, कुछ जगहों पे यह पाया जाता है। वेश्यावृत्ति ये भी एक गंभीर मामला बना हुआ है, भारत के लिए एक चुनौती ही बना हुआ है। ये ऐसा व्यवस्था है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, महिलाओं को हमेशा बेड़े बांध के रखती है, और महिलाओं को उनकी कमजोरी को दर्शाने के बहुत ही निम्न स्तर है। देवदासी प्रथा यह भी प्रचलित है। जनरली अगर ये बात करते हैं तो दक्षिण भारत में ये प्रथा अभी भी चली आ रही है। लगभग 4.5 लाख देवदासी अभी भी दक्षिण भारत में उपस्थित है। यह कुछ साल पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि महिलाओं की में जो प्रथा या जो परंपराएं हैं वो अभी भी चली आ रही है, जो महिलाओं को पीछे की ओर धकेल देती है। ये सारे प्रथाएं महिलाओं को कमजोर बनाती है, और इसलिए ये सारे प्रथाएं, ये सारे कुरीतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। जय हिंद।